फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल के पिछले 2 लेक्चर्स में हमने स्ट्रक्चर देखा स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल्स का, कि किस तरह से वो दोनों डिफर करते हैं अपने स्ट्रक्चर में, उनके फंक्शंस में। कि एक स्केलेटल मसल जहाँ की वॉलंटरी नर्वस कंट्रोल के अंडर में आती है, वहीं कार्डियक मसल्स जो हैं वो इनवॉलंटरी नर्वस कंट्रोल के अंतर्गत आती हैं। और कार्डियक मसल्स विदाउट एनी फैटिग, विदाउट एनी स्पैज्म के कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती हैं और ब्लड पंप करती हैं फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। मसल सेल्स में जो एक प्रॉपर्टी है यूनिक, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कि उनके अंदर एक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब हाउ दीज मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी पेशी किस तरह से अपना कार्य करती है, उसकी फिजियोलॉजी किस तरह से है कि वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करती है। साइटोस्केलेटन फाइबर्स हमने पढ़े कि जो मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन्स के बने हुए हैं वो मसल सेल के अंदर पाए जाते हैं। मायोफाइब्रिल्स ये अटैच करते हैं एक दूसरे के साथ और फिर पुल करते हैं। तो ये इनकी अटैचमेंट और पुलिंग टुगेदर मेक्स द एंटायर मसल सेल गेट शॉर्टर या कॉन्ट्रैक्ट करने का। सार्कोमियर जैसे हमने डिफाइन किया था, रीजन बिटवीन 2 Z डिस्क या 2 Z लाइंस। इन 2 Z डिस्क के बीच में एक H जोन होता है। H जोन इज द सेंटर पार्ट ऑफ द A बैंड। A बैंड यानी एनाइसोट्रोपिक या डार्क बैंड। एनाइसोट्रोपिक बैंड ऑल्टरनेट्स विद अ लाइट बैंड जिसको हम I बैंड कहते हैं, और I बैंड के सेंटर में जो लाइन है दैट इज द Z डिस्क। तो सार्कोमियर जो फंक्शनल यूनिट है इज from one Z disk to the another। ये एक फंक्शनल यूनिट या एक क्रियात्मक इकाई है मसल सेल की। इनमें एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट ऑल्टरनेट अरेंजमेंट में पाए जाते हैं, थिक और थिन फिलामेंट्स के फॉर्म में। मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस है इट यूजेस अ लॉट ऑफ एटीपी एनर्जी। की जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है, एक्टिन मायोसिन का बाइंडिंग है, वो एटीपी के प्रेजेंस में ही पॉसिबल है। ये एटीपी जो प्रोवाइड किया जाता है दैट इज प्रोवाइडेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनली इन मसल सेल्स में अबंडेंट होती है। जैसे ही ये फाइबर्स फिर से रिलीज करते हैं तो मसल रिलैक्स हो जाती है, जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ था वो ईज हो जाता है और मसल अपने रेस्टिंग या रिलैक्स्ड फेज में फिर से आ जाती है। कॉन्ट्रैक्शन स्केलेटल मसल में किस तरह से होता है कि थिक और थिन फिलामेंट्स जो हैं along with their myofibril proteins, की जहां एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन ये सभी रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। की सभी का एक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, उनकी बॉन्डिंग होती है, तब मसल में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से होता है? इनिशिएट जो होगा वो इन्फ्लक्स होगा कैल्शियम आयंस क्या इन द सेल एज अ रिजल्ट ऑफ नर्व इम्पल्सेस। चाहे वो वॉलेंट्री हो या इनवॉलेंट्री मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो, जैसे ही एक नर्वस इम्पल्स या एक उद्दीपन उन कोशिकाओं को मिलेगा, पेशी कोशिकाओं को, तो कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाएगा। वो कैल्शियम आयंस वहां कोशिका में इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे और जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां से रिलीज होके और डिफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे टू थिक एंड थिन फिलामेंट्स, जहां पर कि वो एक इंडक्शन को कन्वे करेंगे। ट्रोपोनिन जो कॉम्प्लेक्स है वो ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल्स को पुल करता है फ्रॉम दी जी एक्टिन सब यूनिट। एक्टिन के हमने 2 रूप पढ़े थे, जी एक्टिन या ग्लोबुलर एक्टिन, और दूसरा था फाइब्रस एक्टिन। तो जी एक्टिन के जो यूनिट्स हैं वो कंबाइन होके ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन के साथ में एफ एक्टिन या फिलामेंटस एक्टिन का निर्माण करते हैं। इससे एक्सपोजर होता है मायोसिन की बाइंडिंग साइट्स का। जैसे ही कैल्शियम आके अटैच होता है तो मायोसिन की बाइंडिंग साइट एक्टिन पर एक्सपोज हो जाती है। उस समय मायोसिन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो मायोसिन का हेड है जो कि हॉकी स्टिक के हेड की तरह से होता है, वो बाइंड करता है एक्टिन सब यूनिट से क्रॉस ब्रिजेस के थ्रू। ये एक्टिव साइट जो मायोसिन हेड पे है ये डिसरप्ट कर देती है हाई एनर्जी बॉन्ड ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो जो एटीपी की आवश्यकता है ऊर्जा के लिए यहाँ पर, तो एक्टिन मायोसिन के बाइंडिंग में वो रोल प्ले करता है कि जैसे ही
उसकी बाइंडिंग हुई हेड की वो हाई एनर्जी बॉन्ड एटीपी मॉलिक्यूल का डिसरप्ट हो जाता है। तो रिलीज ऑफ एनर्जी जब होती है एटीपी के डिसरप्शन से, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में जब एटीपी टूटता है तो उस एनर्जी से मायोसिन का हेड मूव करता है एफ एक्टिन की तरफ। जब एक्टिन सब यूनिट के साथ उसका कांटेक्ट होता है तो वो एफ एक्टिन को पुल करता है, कॉजिंग द फिलामेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे ही उनकी बॉन्डिंग हुई एक्टिन और मायोसिन की तो एफ एक्टिन पर एक पुलिंग फोर्स वहां पर आता है जो पावर स्ट्रोक कहलाता है, तो कॉजिंग द मायोफिलामेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन जो इन सारे मायोफिलामेंट्स का है ऑफ अ मसल सेल, ये पूरी पेशी को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए काम आता है। तो सारे जो सेल्स हैं उस पर्टिकुलर मसल में, वहां पर एक कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन होता है मायोफिलामेंट्स का, और उसकी वजह से एंटायर मसल कॉन्ट्रैक्ट्स। इस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन या मसल की फिजियोलॉजी को समझने के लिए एक स्लाइडिंग फिलामेंट क्रॉस ब्रिज मॉडल प्रपोज किया गया था कि जहां मसल कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से होता है वो समझाया गया। और ये मॉडल प्रपोज किया था बाय हेनरी हक्सले एंड एंड्रयू हक्सले। तो हक्सले एंड हक्सले का मॉडल है ये स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म। ये बेस था बेसिकली ऑन रेस्टिंग, एक्सटेंडेड एंड कॉन्ट्रैक्टिंग मसल, कि पेशी की रेस्टिंग अवस्था खिंचाव वाली, एक्सटेंडेड अवस्था और कॉन्ट्रैक्टिंग वाली फेज, इन तीनों को जब केयरफुल ऑब्जर्वेशन इनका किया गया तब ये पाया गया कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो थिक और थिन फिलामेंट की लेंथ्स में कोई चेंज नहीं होता है, बल्कि जो एच जोन और आई जोन, आई के जो बैंड्स हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं। तो थिक और थिन फिलामेंट्स अपनी लेंथ बनाए रखते हैं, लेकिन जो एच जोन है और आई बैंड है, आई यानी आइसोट्रॉपिक जो कि लाइट बैंड्स हैं, वो शॉर्ट होते हैं। तो इस इंटरडिजिटेटिंग फिलामेंट्स जो हैं आरएस के, दे मस्ट स्लाइड पास्ट वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर सरकते हैं या खिसकते हैं ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो क्रॉस ब्रिजेस जो लिंक करते हैं थिक एंड थिन फिलामेंट में साइकिल के, उस कॉन्ट्रैक्शन साइकिल में वो जनरेट करते हैं और सस्टेन करते हैं इस टेंशन को जो कि कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर डेवलप हो रहा है। तो द टेंशन जो डेवलप हुआ है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये प्रोपोर्शनेट होता है टू द फिलामेंट ओवरलैप, कि कैसे वो फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं और कितने नंबर ऑफ क्रॉस ब्रिजेस वहां पर उस समय बन रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन के समय, उसी के प्रोपोर्शन में ये टेंशन डेवलप होगा उस ओवरलैप को मूव कराने के लिए। ईच क्रॉस ब्रिज का जो हेड है वो कनेक्ट होता है थिक फिलामेंट से वाया फ्लेक्सिबल फाइब्रस सेगमेंट जो बेंड कर सकता है फ्रॉम दी थिक फिलामेंट। तो हॉकी स्टिक के जैसे कि उसका टेल एंड हेड रीजन है, तो फ्लेक्सिबल है वो फाइब्रस सेगमेंट, इसलिए उसको बेंड करा सकता है ये आउटवर्डली फ्रॉम दी थिक फिलामेंट। ये फ्लेक्सिबल सेगमेंट जो है ये फैसिलिटेट करता है कि जो हेड है मायोसिन का वो थिन फिलामेंट के साथ कांटेक्ट बना रखे जब जरूरी हो या नेसेसरी हो, लेकिन फिर वो सफिशिएंटली प्लायंट है इंटरफिलामेंट स्पेसिंग में अकोमोडेट होने के लिए। तो स्लाइडिंग फिलामेंट क्रॉस ब्रिज मॉडल जो प्रपोज किया था उसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कि थिक और थिन फिलामेंट्स की लेंथ चेंज नहीं होती है, बल्कि एच जोन और आई बैंड्स जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं और एक दूसरे के ऊपर जब वो ओवरलैप करते हैं तो क्रॉस ब्रिजेस जो हैं वो यहाँ पर टेंशन प्रोवाइड करते हैं उस मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ये स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म अगर हम देखें तो ये डार्क बैंड्स एंड लाइट बैंड्स, जेड जोन है जो दोनों जेड के बीच का एरिया सार्कोमियर, एच बैंड जो बीच में लाइट एरिया आ रहा है डार्क बैंड के, और जेड जो लाइट बैंड में डार्क एरिया आ रहा है। तो ऑल्टरनेट ए बैंड आई बैंड, यहाँ थिक और थिन फिलामेंट्स ओवरलैप करे हुए हैं। तो अनकॉन्ट्रैक्टेड सार्कोमियर यानी जब रिलैक्स्ड सार्कोमियर अगर हम देखते हैं तो जो जेड लाइंस हैं वो मैक्सिमम दूरी पर हैं और ओवरलैप जो है मायोफाइब्रल्स फिलामेंट्स का
वो भी हम रेस्टिंग फेज में देख सकते हैं कि यहाँ कंप्लीटली डिस्टेंस अपार्ट वो एक मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है तो पार्शियल कॉन्ट्रैक्टेड सार्कोमियर को अगर हम देखें तो जेड लाइन यहाँ क्लोज आ रही है टुगेदर, और ओवरलैप जो है थिक और थिन फिलामेंट्स का जो अभी दूरी पर था वो क्लोज हो गया है, कि ये इंक्रीज हो गया है इनका ओवरलैप। तो यहाँ साइज में कोई भी कमी या ज्यादा अधिकता नहीं हुई है, बल्कि ओवरलैप का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो गया है। जेड लाइंस और पास आ गई हैं इसके। जब फुली कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है साइक्रोमियर में तो जेड लाइंस आर एज क्लोज टुगेदर एज दे कैन गेट। तो यहाँ टोटल ओवरलैप जैसे हम देख सकते हैं डार्क और लाइट बैंड्स का, और जो जेड लाइंस हैं वो सबसे मिनिमम डिस्टेंस पर आ जाती हैं, ओवरलैप मैक्सिमम हो जाता है। ओवरलैप एडजेसेंट एक्टिन फिलामेंट एज वेल एज एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स के ऊपर यहाँ हम देख सकते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्शन होता है उस समय मसल सेल का जो अपीयरेंस है इज डार्कर, क्योंकि ए बैंड्स जो हैं वो मूव कर देते हैं क्लोज, और आई बैंड्स लगभग डिसअपियर हो जाते हैं, क्योंकि जो ओवरलैपिंग है वो इंटरनली थिक फिलामेंट्स के साथ में मैक्सिमाइज हो जाती है। तो यहाँ से जो आई बैंड का हमने देखा था कि विड्थ जो आई बैंड की है इट रिड्यूसेस टू द मिनिमम, सो दे अपीयर एज इफ दे आर वहां प्रेजेंट नहीं है। ये स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म का हम एनिमेशन देख सकते हैं कि ये जो जेड लाइंस हैं बीच में ये थिक और ये थिन फिलामेंट्स हैं। थिक फिलामेंट में यहाँ मायोसिन के हेड हैं अटैच हुए हुए, और ये एक्टिन का एफ एक्टिन जो एक्टिन ट्रोपोसिन ट्रोपोमायोसिन वाला कॉम्प्लेक्स है वो मूव करता है। तो यहाँ जो ये आई बैंड है जहां पर जेड लाइन होती है, जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है तब ये आई बैंड की चौड़ाई अधिकतम होती है, तो अल्टरनेट ए बैंड एंड आई बैंड हमें दिखाई देते हैं। व्हेन द सार्कोमियरिक जेड डिस्क मूव क्लोजर, कि ये जेड लाइंस जब पास में मूव करती हैं तो ओवरलैपिंग बिटवीन थिक एंड थिन फिलामेंट मैक्सिमम हो जाता है, और आई बैंड यहाँ पर डिसअपियर हो जाता है। तो मसल का जो अपीयरेंस है वो डार्क हो जाता है, एज इफ इट इज ओनली मेड अप ऑफ ए बैंड या एनाइसोट्रॉपिक बैंड। ये स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म दिया गया था हक्सले एंड हक्सले के द्वारा, जिसमें थिक और थिन फिलामेंट्स की स्लाइडिंग के आधार पर मसल कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन किया गया था। एटीपी का रोल योग इसमें किस तरह से रोल प्ले करता है एटीपी मसल कॉन्ट्रैक्शन की स्टेप्स, बेसिकली हम 4 स्टेप्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली स्टेप ये मायोसिन का ये फ्लेक्सिबल फाइब्रस आर्म जिस पर कि मायोसिन का हेड लगा हुआ है, और ये हाई एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन में जब है तो सबसे पहला मायोसिन क्रॉस ब्रिज जो होगा इट अटैचेस टू दी एक्टिन मायोफिलामेंट। ये एक्टिन ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन के साथ में ये अटैच करता है एक्टिन मायोफिलामेंट के साथ मायोसिन का हेड। इस अटैचमेंट के बाद जैसे ही यहाँ एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये रिलीज कर दिए जाते हैं तो ये वर्किंग स्ट्रोक बनाता है। मायोसिन का हेड बेंड करता है और इस एक्टिन फिलामेंट को पुल करता है और स्लाइड करता है टुवर्ड्स दी एम लाइन की तरफ इस एक्टिन को खींचता है या धकेलता है। ये इसका वर्किंग स्ट्रोक हुआ कि अटैच करने के बाद इसने इसको एम लाइन की तरफ पुल किया। फिर थर्ड स्टेप में जैसे ही मायोसिन के साथ नया एक एटीपी अटैच होता है तो ये मायोसिन एक्टिन से अलग हो जाता है। इस समय ये लो एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। तो जो न्यू एटीपी अटैचेस टू द मायोसिन हेड, द क्रॉस ब्रिज डिटैचेस। तो इन दोनों के बीच जो क्रॉस ब्रिज बना था वो टूट जाता है और ये दोनों अलग हो जाते हैं। तो अब एक्टिन को मूव कराने के लिए मायोसिन का हेड उससे अटैच्ड नहीं है।
जैसे ही एटीपी फिर से स्प्लिट होता है, इसका हाइड्रोलाइसिस होता है एटीपीएज एंजाइम के द्वारा इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, मायोसिन हेड की कॉकिंग फिर से शुरू हो जाती है एंड द साइकिल रन्स अगेन एंड अगेन causing the muscle to contract and relax. इस तरह से ये 4 मेन स्टेप्स की हाई एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का रिलीज, देन अगेन अटैचमेंट ऑफ एटीपी which causes the myosin to separate from actin, then again hydrolysis of ATP resulting in the bonding or cross bridge formation, and the cycle runs again and again for muscle contraction. अब मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो स्टेप्स हैं वो किस तरह से शुरू होती हैं। सबसे पहले किसी भी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक स्टिमुलस की आवश्यकता है या उद्दीपन की आवश्यकता है। यह उद्दीपन एक नर्व इम्पल्स के द्वारा प्राप्त होता है या नर्वस स्टिम्युलेशन जब एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यानी कि जहां पर तंत्रिका और पेशी कोशिका मिलती हैं, ऐसे जंक्शन पर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर जब कोई तंत्रिका उद्दीपन देती है तो कैल्शियम आयंस वहां पर रिलीज किए जाते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। जो मसल सेल की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें से कैल्शियम आयंस रिलीज हो जाते हैं। ये कैल्शियम आयंस डिफ्यूज करते हैं थ्रू द सार्कोप्लाज्म, उस कोशिका द्रव्य में डिफ्यूज करते हैं। इससे इनिशिएट होता है मूवमेंट ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स। तो जो एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स हैं उनका इनिशिएशन होता है मूवमेंट का। कैल्शियम आयंस जो रिलीज हुए हैं फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे अटैच टू द ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल्स। ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल्स पर कैल्शियम आयंस अटैच होते हैं एंड कॉजिंग देम टू मूव। जैसे ये ट्रोपोनिन पर कैल्शियम अटैच हुआ और दूसरी ओर द ट्रोपोमायोसिन जो है एक्टिन फिलामेंट पर वो अपनी पोजीशन शिफ्ट करता है और मायोसिन बाइंडिंग साइट पर को एक्सपोज कर देता है जो अभी तक कवर्ड थी। एक्टिन फिलामेंट पर मायोसिन के बाइंडिंग के लिए साइट्स अवेलेबल होती हैं। तो जब कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ जुड़ता है तो ट्रोपोमायोसिन उस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है या उस पोजीशन में आ जाता है कि द बाइंडिंग साइट्स आर एक्सपोज्ड। जैसे ही बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज होती हैं तो मायोसिन का हेड बाइंड करता है उस साइट पर एक्टिन फिलामेंट की और क्रॉस ब्रिजेस वहां पर बनाता है। जब ये क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है तब एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मायोसिन हेड से रिलीज कर दिए जाते हैं। इससे मायोसिन में चेंजेस होते हैं शेप में और मायोसिन का हेड जो है वो मूवमेंट करता है या पुल करता है एक्टिन के फिलामेंट्स को। ये मूवमेंट कॉज करता है रिलेटिव मूवमेंट ऑफ द फिलामेंट्स। तो अटैच्ड एक्टिन मूव्स ओवर द मायोसिन। जो एक्टिन फिलामेंट है वो मायोसिन के ऊपर, क्योंकि मायोसिन का हेड उसको पुल कर रहा है तो वो उसके ऊपर मूव करता है। अगेन उसी समय एटीपी मॉलिक्यूल मायोसिन के हेड पर बाइंड करता है और बाइंड करते ही उसमें चेंज आते हैं एंड इट इज डिटैच्ड फ्रॉम द एक्टिन। तो वो क्रॉस ब्रिज हट के मायोसिन वहां से एक्टिन से सेपरेट हो जाता है। एटीपीएस फिर से जो मायोसिन के हेड पर एटीपी को हाइड्रोलाइज करता है और एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाता है। यह हाइड्रोलाइसिस फिर से मायोसिन के हेड में शेप चेंजेस करता है और उसमें कॉकिंग स्टार्ट होती है। इट रिटर्न्स टू इट्स अपराइट पोजीशन और साइकिल पुनः स्टार्ट होती है फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप जहां पर मायोसिन का हेड बाइंड करेगा विद मायोसिन बाइंडिंग साइट। इस एनिमेशन में हम देख सकते हैं कि जैसे ही कैल्शियम आके अटैच होता है तो ये बाइंडिंग साइट्स यहाँ एक्सपोज हो जाती है। ये बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज हो गई एक्टिन के अंदर। एक्टिन में जी एक्टिन से एफ एक्टिन बनता है, देन ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ये ट्रोपोनिन पर आके ऐड हुई। ट्रोपोमायोसिन का यहाँ पर शिफ्टिंग हुआ पोजीशन का। तो अभी तक जो कवर्ड साइट्स थी बाइंडिंग की मायोसिन के वो एक्सपोज हो जाती हैं और मायोसिन का हेड यहाँ पर एटीपी के हाइड्रोलिसिस से एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ में यहाँ आकर एक्टिन पर अटैच होता है। एक्टिन पर जैसे ही ये अटैच होगा हेड और फिर ये इसको पुल करता है इसके मूवमेंट से
तो ये स्लाइड करता है थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट विच इज मेड अप ऑफ मायोसिन। ये कंटिन्यूसली एटीपी के हाइड्रोलाइसिस से एंड एटीपी के अटैचमेंट से डिपेंडेंट है। तो जैसे जैसे वो साइकिल रन करती हैं, ये स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन ओवर मायोसिन कंटिन्यूसली चलती है। कैल्शियम आयंस की आवश्यकता यहाँ पर है, और कैल्शियम आयंस आएंगे आफ्टर अ नर्व इम्पल्स, कि जैसे ही न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से इम्पल्स आया तो कैल्शियम आयंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होंगे और ट्रोपोनिन पर आके बाइंड करेंगे, एंड देन tropomyosin will expose the binding sites. Myosin will attach and pull the actin towards the M line. This is how a muscle contracts. Thank you.